100-200 पुस्तकें रख सकते हो, लेकिन अब प्रिंटिंग प्रेस बैठा, तो तेज़ी से पुस्तकें छपने लगी और तेज़ी से पुस्तकें छपने का मतलब समझते हैं? ये पुस्तकें तेज़ी से हाथ बदलने लगी और जब पुस्तकें तेज़ी से हाथ बदलने लगी, तो नॉलेज का बड़ा ही फास्ट स्पीड ऑफ नॉलेज। और कई कारण हैं, अब क्या आपको उनके बारे में बताऊँ, एक कारण यह है कि जब पूर्वी रोमन साम्राज्य मैंने बताया बीजेंटियन साम्राज्य, तो वो यूनान की विरासत वो थी। कहा जाता है सभ्यता तो यूनानी विरासत होती थी, तो यूनान जो क्लासिकल साहित्य था यूनान का, उनको संरक्षण बीजेंटियन साम्राज्य देता था। तो बीजेंटियन दरबार में बहुत सारे उस तरह क्लासिकल ग्रंथ पढ़ने वाले विद्वान सब उसके दरबार में संरक्षण पाते थे। लेकिन जब कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ, ओटोमन तुर्कों ने हमला किया और कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ, तो कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद जो विद्वान थे, वो यूरोप के अन्य क्षेत्रों में भागकर पलायन कर गए, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम शक्तियाँ स्थापित हो गई, उनके जान के लाले पड़ गए। तो खुद भागे तो अपने साथ क्लासिकल ग्रंथ लेकर भी भागे। यूरोप के जहाँ-जहाँ वो गए, वहाँ प्राचीन रोम और यूनान के साहित्य का अध्ययन फिर शुरू हुआ। इस प्रकार से यह भी, हालांकि ये सब सारे मत को फिर आगे चुनौती भी मिली है, लेकिन आपको उससे कोई खास मतलब नहीं है। फिर 12वीं सदी के बाद यूरोप में बहुत सारे विश्वविद्यालय खुलने लगे, इन विश्वविद्यालयों ने भी इन ज्ञान को फैला दिया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो हम आप जानते हैं कि व्यावसायिक क्रांति हुई, एक नए सामाजिक वर्ग के रूप में मध्य वर्ग आया है। तो मध्य वर्ग ने इस नवीन विचारधारा को संरक्षण दिया है। मध्य वर्ग के द्वारा साहित्य कला सबको संरक्षण दिया गया है और उस पर से धर्म का प्रभाव कम करके धर्मनिरपेक्ष या लौकिक बातों पर, ये सांसारिक बातों पर मध्य वर्ग का बल ज्यादा है। इस सब मिलकर पुनर्जागरण जैसी चीज आई। अब आपके मन में एक जिज्ञासा यह होगी कि आखिर ये यूनानी और रोमन इस क्लासिकल साहित्य में ऐसा क्या था जो ईसाई काल के यूरोपीय लोग उसे वाकिफ नहीं थे, उसको पाकर काफी एक्साइटेड हो गए। देखिए, तो पीछे आपको बताया था मानववाद। मानववाद का मतलब है कि आप ईश्वर के समानांतर मानव की महत्ता पर बल देते हो, आप पारलौकिक के समानांतर इहलौकिक पर बल देते हो। यानी पारलौकिक का मतलब उस संसार के बजाय इस संसार को महत्व देते हो, ईश्वर के समानांतर मानव को महत्व देते हो, तो फिर उसे मानववाद कहा। इसे आधुनिकता का लक्षण माना गया। अगर आज की तारीख में किसी से पूछा जाए कि तुम जीवन में क्या चाहते हो, मोक्ष पाना चाहते हो, मोक्ष का मतलब मुक्ति, तो अभी मुक्ति दिला देता हूँ, लोग हाथ जोड़ेंगे, नहीं मुक्ति नहीं चाहिए। इसलिए लोग कहेंगे भाई मुझे तो एग्जाम में सफल होकर जॉब करना है और जिंदगी जीनी है। ये जो जिंदगी जीनी है, यही अलौकिकता है। यह चेतना आधुनिक काल में थी या फिर अति प्राचीन काल में थी? अब देखो, वैदिक भारत में देखिए, वैदिक काल में जो लोग उपासना करते थे, उस उपासना का उद्देश्य या पूजा करने का उद्देश्य कोई मोक्ष नहीं था, वो तो उपनिषद में आया। वेदों में उपासना का उद्देश्य था भौतिक सुखों की प्राप्ति। यज्ञ भी जब किया जाता था तो उसका भी उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति होती। बात का तत्व आ जाता है। इसलिए तुम देखोगे कि 19वीं सदी के हमारे, जैसे 16वीं सदी में उनका पुनर्जागरण यूरोप में हुआ, तो 19वीं सदी में मॉडर्न हिस्ट्री में देखते हो कि जिसको तुम 19वीं सदी का समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन कहते हो, वह समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन को आप 19वीं सदी का भारतीय पुनर्जागरण कहते हैं। तो हमारे यहाँ के पुनर्जागरणवादी कौन है? राजा राम मोहन राय हैं, ईश्वरचंद्र विद्यासागर है, उनके यहाँ के हैं बेकन है, मैकियावेली है, रोनाल्डो दा विंची है, माइकल एंजेलो है, उनके रेनेसां कैरेक्टर्स। हमारे यहाँ राजा राम मोहन राय है, स्वामी विवेकानंद है, दयानंद सरस्वती हैं, ये आप कह सकते हो कि श्रीमती एनी बेसेंट हैं, ईश्वरचंद्र विद्यासागर हैं, महादेव गोविंद अनार्य हैं, ये सब पुनर्जागरण कैरेक्टर्स हैं। तो अब गौर करके देखोगे कि जिस तरह से 16वीं सदी के पुनर्जागरणवादी, यानी क्लासिकल साहित्य, उसको क्लासिकल बोलते हैं, जो खास मानदंड है उसके लिए, तो ग्रीक और लैटिन, यूनानी और रोमन क्लासिकल साहित्य के अध्ययन पर बल देते। उसी प्रकार 19वीं सदी के हमारे पुनर्जागरणवादी किस पर बल देते? वैदिक साहित्य के मॉडल पर बल देते हैं, वैदिक मॉडल पर बल देते हैं, क्योंकि वैदिक मॉडल में मानववाद और ग्रीक और लैटिन साहित्य में मानववाद, और वो मानववाद आधुनिकता का भी तकाजा है। तो पुनर्जागरणवादी आधुनिकता से प्रभावित है और सबूत के तौर पर वह मानववाद का तत्व ग्रीक और लैटिन साहित्य में दिखाते हैं। क्योंकि मध्यकाल में रोमन कैथोलिक चर्च व्यवस्था आया, तो रोमन कैथोलिक चर्च व्यवस्था आई तो इसने मानववाद को अस्वीकार कर दिया, मानव को पापी प्राणी के रूप में चित्रित करना शुरू किया, एक ऐसे पापी प्राणी के रूप में जो ईश्वर के सामने अपने पाप से मुक्ति के लिए झिझिया रहा। तो उसने लोगों को यदि पापी प्राणी के रूप में चित्रित किया। अब ऐसा वातावरण बना हुआ था, पैदा होना पाप, अच्छा सोचना पाप, जिंदगी में कामना करना पाप, आप समझ सकते हो कि हर चीज में पाप। अब आप यह नहीं कर सकते थे कितना खूबसूरत यह फूल है, कहना पड़ता कितना खूबसूरत फूल ईश्वर ने बनाया है। इतनी बंदिशों के बाद पुनर्जागरण का मतलब है कि फिर मानव का महत्व, और मानव को पापी प्राणी नहीं बल्कि मानव के बहुत ही महत्वपूर्ण जीव के रूप में मानव के महत्व को स्थापित किया गया, मानव की प्रतिष्ठा को स्थापित किया गया, मानव के सेंस ऑफ ग्लोरी को स्थापित किया गया। यही तो आदमी कर सकते। अब इसमें हमने आपको बताया कि इसके पीछे एक लक्षण थे और यही लक्षण आदमी की यूरोप में आधुनिकता को प्रोत्साहन देगी। एक लक्षण के रूप में आप देखते हो जिज्ञासा एवं खोजी दृष्टिकोण, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। तो क्यूरियोसिटी होगी तब तो वैज्ञानिक खोज को प्रोत्साहन मिलेगा। अब आप ही बताइए, फल तो आरंभ से ही लाखों वर्ष पहले से गिर रहे थे पेड़ से, लेकिन उसको क्यों न्यूटन ने ही सोचना शुरू किया कि फल नीचे गिरते हैं, ऊपर क्यों नहीं गिरेंगे? और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, साइंस का कहना है। तो यही नहीं, बिना क्यूरियोसिटी के साइंस नहीं। क्यूरियोसिटी क्यों क्यों, हर व्हाई एंड हाउ। ये व्हाई और हाउ रोमन कैथोलिक चर्च के द्वारा परमिसेबल नहीं था,
रोमन कैथोलिक चर्च सीधा सा जवाब देती है ऐसा इसलिए हुआ, ईश्वर चाहते, विल ऑफ गॉड। अब न्यूटन ने पूछा फल नीचे क्यों गिरा, तो कोई पादरी से यही बताता कि चूंकि ये ईश्वर की मेहरबानी है, इसे स्वीकार करो, फल खाने वाले नीचे हैं, ईश्वर ने तुम पर दया दिखाई है, भोजन दिया, इसको स्वीकार करो, इसको अपना माथा कच्ची मत करो। बात सुना। लेकिन क्यूरियोसिटी एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, क्यूरियोसिटी एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी यह साइंस के लिए सबसे महत्वपूर्ण कर सकते हो कि महत्वपूर्ण अवयव है, सबसे महत्वपूर्ण कैटेलिज्म है। अब साहस की भावना समुद्री यात्राओं को पूछता हूँ, अब साहसिक मनोभावों को पुनर्जागरण में बल्कि एक बात बताइए, जब भौगोलिक खोज हो रही थी तो साधारण सी चीज़ नहीं है, उसमें भौगोलिक खोज को आप अनुमान कीजिए। अब समुद्र की तरंगों में जब उस समय कोई जहाज तो स्टीम इंजन तो था नहीं, नाव का ही बड़ा रूप होता था, पाल वाली नाव वगैरह वगैरह, इसमें 100-150 क्रू बैठ कर जा रहे हैं और क्रू मेंबर्स उस बोट पर जा रहे हैं। कई बार तो क्या होता था कि पूरे के पूरे बोट नष्ट हो जाते। अब देखो एक कोलरीज करके एक इंग्लिश पोएट है, हम लोग पढ़ रहे थे ग्रेजुएशन में, उसका एक पोएम पढ़ते थे, हालांकि उसने उसको स्पिरिचुअल कंटेक्स्ट में लिखा है। स्पिरिचुअल कंटेक्स्ट में लिखने के बाद भी उसका एक कंटेक्स्ट है। जैसे एक जगह तो उसने लिखा है वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट वाटर वाटर एवरीवेयर, ऑल द बोट्स डिड सिंक, वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। अब समझिए जहाज जा रहा है समुद्र में हिचकोटी लेते हुए और उसका पूरा का पूरा बोट पानी में डूबा हुआ है, जहाज मतलब जहाज का चल रहा है, चारों तरफ पानी ही पानी है, पानी के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। ये कितनी दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि हम एक बूंद पानी नहीं पी सकते तो फिर खारा पानी। और अगर पानी का हमारा स्टॉक खत्म हो गया तो लोग पानी के लिए मर बिना मर जाते थे पानी के अंदर। कितना साहसिक काम था वो। यहाँ घर पर बैठकर तो भी जिंदगी जी सकती थी बीवी बच्चों के साथ। वो सेंस ऑफ एडवेंचर कहाँ से आया, मैं आई कैन डू, ये आई की फीलिंग तब आएगी जब धर्म का प्रभाव कमजोर होगा। जब तक धर्म का प्रभाव कमजोर नहीं होगा इस आई की फीलिंग नहीं आ सकती, ये मैंपन की फीलिंग नहीं आ सकती, और ये मैंपन की फीलिंग मैं ये फीलिंग नहीं जाती। और मानववाद का प्रसार, ईश्वर के समानांतर मानव का महत्व अभी मैंने बताया, इहलौकिकता, पारलौकिकता की जगह इहलौकिकता, यानी मानव इस संसार का एक आश्चर्यजनक चीज है। मानव का जीवन गौरवपूर्ण है। मानव की प्रतिष्ठा, ईश्वर के समानांतर मानव की प्रतिष्ठा, यही मानववाद है। और जो पुनर्जागरण है, जैसे कहा है किसी आलोचक ने, माइकल नाम विद्वान, उसने कहा पुनर्जागरण मानव एवं विश्व की खोज और व्यक्तिवाद, व्यक्ति की पहचान को महत्व दिया गया। अब देखो मानववाद तो मानव के अस्तित्व की बात करता है और व्यक्तिवाद उससे भी एक स्टेप आगे बढ़कर एक व्यक्ति के सुख दुख की बात करता है, एक व्यक्ति के सुख दुख की। अब सेरनी नामक विद्वान है, उसने अपनी आत्मकथा लिखी, पहली बार उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। पहली बार कोई विद्वान अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रहा है, इट इज नॉट सरप्राइजिंग। रोमन कैथोलिक चर्च कहता होगा अरे पापी प्राणी, तुम तो खुद पापी, संसार में गिरा हुआ पाप, अब अपने पाप की कहानी भी लिखने लगे, अपनी आत्मकथा से हम लिखने लगे। उस समय का समाज इसे कैसे स्वीकार। आज जो तुम मानव अधिकार और व्यक्ति के अधिकार की बात कर रहे हो, आज जिस डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स की बात करो तो धीरे धीरे कैसे शेप लेकर आ रहा है। क्योंकि आप हम इसको एक्सेप्ट करें या ना करें, जाने अनजाने वेस्ट ने तो पूरी दुनिया को कोलोनाइज करने करने अपने विचारों को तो फैलाया है। तो जितने भी आधुनिक विचार जिसको कहते हो पश्चिम से आए हैं, लेकिन वो विचार कैसे पैदा हुए हुआ यहाँ पर आप लोग बोल धर्मनिरपेक्षता का मतलब है पादरियों के पाखंड का पर्दाफाश करना। अब ऐसे पादरी थे, आप देखो धर्मनिरपेक्षता का उसमें वह मतलब नहीं था जो आज है, धर्म से दूरी बनाए रखना। उसमें धर्मनिरपेक्षता का मतलब था वैसे पादरियों की खिल्ली उड़ाना जो बात तो बड़े बड़े आदर्श की करते हैं परंतु व्यवहार में जिनका अस्तर गिराता है, या जिनका व्यवहार है और व्यवहार और सिद्धांत के बीच उनका जो आदर्श है और व्यवहार उसके बीच खाई है, तो जो बोलते हैं वो करते नहीं, तो उसी को कहते थे धर्मनिरपेक्षता। और प्रभाव में तुम देखोगे फिर वही बात है, व्यक्तिवाद और मानववाद की समकालीन अभिव्यक्ति समकालीन साहित्य और कला में। अब यही व्यक्तिवाद, अब साहित्य क्या होता है, समाज का दर्पण आपने पढ़ा होगा। तो अब उस समय की जो विचारधारा है उसको साहित्य रिफ्लेक्ट करता है, उस समय की विचारधारा को साहित्य रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब जैसे शेक्सपियर जैसा विद्वान वो कब है, पुनर्जागरण काल का। अगर शेक्सपियर के साहित्य को देखोगे तो आप लोगों को साहित्य में रुचि होगी। तो अगर शेक्सपियर के साहित्य को देखोगे तो शेक्सपियर के साहित्य में क्या है, मानववाद और व्यक्तिवाद। उसने ट्रेजेडी लिखी, शेक्सपियर ट्रेजेडी पश्चिम की देन है। पहले यूनान में ग्रीस में लिखी गई, सेनेका एक नाम विद्वान था रोम में, तो रोम में ट्रेजेडी लिखी जाती थी। फिर यूरोप के बाकी देशों में भी इसे अपनाया, तो इंग्लिश में जो ट्रेजेडी का वही रूप ट्रेजेडी का शेक्सपियर ने डेवलप किया। क्रिस्टोफर मार्लोस विद्वान है, उसने भी ट्रेजेडी लिखी। तो ट्रेजेडी वेस्ट में लिखा जाता था। हम लोग के यहाँ नाटक अधिकतर रचनाएं सुखांत होती थी, दुखांत यहाँ नहीं चल पाता, वहाँ पर सुखांत, क्योंकि हम लोग का जितने कॉन्फ्लिक्ट थे वो सभी 9 रस में विलीन हो जाते। तो वो ट्रेजेडी का कॉन्सेप्ट हम लोग के यहाँ नहीं था। अब इधर बाद में अगर आदमी की में आया है तो पश्चिम के प्रभाव से, तो उसमें शेक्सपियर का कैरेक्टर को देखो। उससे पहले जो रोमन और ग्रीक ट्रेजेडी है, जैसे पेरिक्लिस था, उसी कथा से संबंधित है ट्रेजेडी, तो उसमें क्या है कि उसमें अधिकतर जो नायक होता था उसको ट्रेजेडी जो घटित होती थी, यानी उसका जो पतन होता था, उस पतन के लिए कारक माना जाता था कोई बाह्य कारक, जैसे कोई डाइन है जिसने विच क्राफ्ट कर दिया, जादू टोना कर दिया, या किसी तरह से उसके दिमाग को हर लिया, उससे गलती हुई, उसके लिए तो वो बैक उत्तरदायी नहीं है। लेकिन शेक्सपियर में चुनाव शेक्सपियर में व्यक्तिवाद है। शेक्सपियर यह सिद्ध करने का प्रयास करता है कि व्यक्ति अपने उत्थान और पतन के लिए स्वयं उत्तरदायी है, तो महत्व को बढ़ा रहा। अब जैसे देखो मैकबेथ, तो गलती तो उसने स्वयं की, बहुत एम्बिशियस है, उसका पतन हुआ। ऑथेलो है, क्रेडुलस है, उसकी पत्नी के बारे में कोई दिमाग में भर देता है, वो इनफाइडल है, वो तुम्हारे प्रति वफादार नहीं, तो विश्वास कर लेते, करेक्टर उसके कैरेक्टर में दोष है। हैमलेट है, वो इनडिसाइसिव है, वो डिसीजन ही नहीं ले पाता, टू डू और नॉट टू डू, दैट इज द क्वेश्चन।
किंग लियर है, कुछ चापलूस है, फ्लैट रहा है, वो फ्लैटली पसंद करता है, तो उसकी बाकी बेटियां और दामाद उसे मूर्ख बना रहे हैं, और जो सबसे सही व्यक्ति उसको पहचान नहीं पा रहा, अंत में आई एम ए फुल फॉर्म ओल्ड मैन। तो बेसिकली तो यही समझते हो कि शेक्सपियर भी उसी युग का है। मैकियावेली जिसको पहला आधुनिक यथार्थ चिंतक माना जाता है, पुनर्जागरण काल का, तो दा विंची, माइकल एंजेलो, उसने जो कलाकृतियां बनाई, इस पर धर्म का प्रभाव कम है, ये सभी पुनर्जागरण काल के। इसने साहित्य को परिवर्तित किया, कला को परिवर्तित किया, और जीवन दृष्टिकोण को भी बदला। तो मैं फ्रेंड्स, अब पुनर्जागरण के बाद धर्म आंदोलन और वाणी की बात बताऊंगा, राष्ट्रीय राज्य का उद्भव और 30 वर्षीय, तो वो बताएंगे तो आधुनिक पश्चिम का उद्भव पूरा हो जाएगा। और थोड़ा इसमें अंत अनुशासनात्मक चीज भी बताऊंगा। आप लोग से फिर यही रिक्वेस्ट है कि आपके पास अवसर है, पहला तो भाग आपको तैयारी कैसे करें मिला होगा, उसे आपने पढ़ने के लिए पढ़ लिया होगा। अब आप पृष्ठभूमि वाले नोट्स को पढ़िएगा, जिसमें एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न यूरोप। तो अभी आप मॉडर्न यूरोप को कल पढ़ के तो मेरा क्लास अटेंड करिए, कल मॉडर्न आधुनिक पश्चिम का उद्भव कल समाप्त हो जाएगा, तो फिर परसों से आप डायरेक्ट सिलेबस पर आ जाएगा। ओके, लेकिन ये बैकग्राउंड जाने बिना सिलेबस पर आने का फिर वो मजा नहीं। ओके, थैंक यू वेरी मच। रिवीजन जारी रहे और कॉन्फिडेंस